मून यानी चांद, ये एक जाना पहचाना सा नाम है। कभी ये प्रेमियों और प्रेमिकाओं की कहानियों में नजर आता है, तो कभी ये छोटे बच्चों का मामा बनता है। कहीं ये रात को रास्ता दिखाता है, तो कहीं ये किसी की प्रेमिका की सुंदरता से मुकाबला करता नजर आता है। विज्ञान में ये पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार पैदा करता है, तो वहीं इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए सदियों से मानव इस तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है। लेकिन हमारा ये मून जैसा सुंदर हमें धरती से दिखाई देता है, क्या ये सच में वैसा ही है? हमारे मून का जन्म कैसे हुआ? क्या ये जीवन संभव है? तो चांद का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर बहुत सारी थ्योरी दी है। चांद का जन्म कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें समय में बहुत ज्यादा पीछे जाना होगा। चांद के बारे में जानने के लिए हमें समय में ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर अभी बिग बैंग की घटना हुई है। चारों ओर गैस और डस्ट का गुबार है। ठीक इसी समय स्पेस में ग्रेविटी का जन्म होता है और स्पेस में फैली ये गैस और डस्ट पास पास आने लगी है। इस समय अंतरिक्ष काफी सघन हो चुका था। ग्रेविटी के बहुत ज्यादा बढ़ने पर गैस और डस्ट के बीच घर्षण ने तापमान को भी काफी बढ़ा दिया, जिससे हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में मिलकर नए हीलियम परमाणु का निर्माण करने लगे। तभी हुआ पहले तारे का जन्म और इसी के साथ अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों तारों ने जन्म लिया। उसी समय हमारे सूरज ने भी जन्म लिया। अभी अभी जन्मे इन तारों में से कुछ की उम्र बहुत ज्यादा कम थी और जल्दी ही उनका खात्मा हो गया। ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मच गई। चारों ओर घूमते गैस के बादल, डस्ट ने नजारा बहुत ही भयानक बना दिया। लगातार ग्रेविटी के प्रभाव से डस्ट आपस में जुड़कर नए नए प्लैनेट्स को जन्म देने लगी, जिससे छोटे छोटे ग्रहों से लेकर के बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। अभी भी उथल पुथल जारी थी। एक दूसरे से ग्रह आपस में टकराने लगे और एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म करने लगे। यहाँ भी जीवन का संघर्ष जारी था। ये ठीक ऐसा था जैसे कि एक खरगोश के 12 बच्चे होते हैं, लेकिन समय की मार और परिस्थितियों में नहीं ढलने के कारण उनमें से अधिकतर की मौत हो जाती है और अंत में सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे बच पाते हैं। यहाँ पर जीवन के इस संघर्ष में जो संघर्ष करते हुए जीतता है, वही जीवित बचता है। ठीक ऐसा ही शुरुआती ब्रह्मांड के सोलर सिस्टम में हो रहा था। लगातार इन टक्करों में हर एक क्लेस्टिकल बॉडी अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरी छोटी छोटी क्लेस्टिकल बॉडी का शिकार कर रही थी। हमारी धरती भी उनमें से एक थी। हमारी धरती का आकार भी अपने जैसी ही हजारों क्लेस्टिकल बॉडी को खाकर के ही बड़ा बना है। इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो बड़ा होता है, और हमारी खुशकिस्मती थी कि धरती उन्हीं बड़ी क्लेस्टिकल बॉडी में से एक थी। धरती की शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण छोटी छोटी क्लेस्टिकल बॉडी इससे टकराती और इसी में समा जाती थी, जिससे अंतरिक्ष में अलग अलग प्लैनेट्स का जन्म हुआ। और यही वजह है कि उनमें रासायनिक कंपोजिशन भी सबका अलग अलग ही है। लगभग आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा संकट गहराया। धरती के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। लगभग 4000 मील का एक प्रोटो प्लैनेट, यानी जिसका आकार आज के हमारे सौर मंडल के मंगल ग्रह जितना था, धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती की ऊपरी परत पूरी तरह से बिखर गई और अंतरिक्ष में चली गई। इस 4000 मील जितने बड़े थिया नाम के प्रोटो प्लैनेट से टक्कर के बाद अंतरिक्ष में लगभग 81 मिलियन ट्रिलियन जितना मटेरियल फैल गया और ग्रेविटी के कारण उससे एक नया प्लैनेट बना। ये प्लैनेट धरती की ग्रेविटी की चपेट में आ गया और धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस चक्कर लगाते नए ऑब्जेक्ट को ही हम चांद कहते हैं। चांद के बनने की इस कहानी को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी कहते हैं। साल 2018 में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की। उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान चांद की जमीन से लाई गई कुछ चट्टानों और मिट्टी की जांच के बाद घोषणा की कि हमारे चांद का मटेरियल धरती के मटेरियल से बहुत ज्यादा समानताएं रखता है। उन्होंने पाया कि चांद पर पाए जाने वाले अधिकतर मेटल धरती की मिट्टी और चट्टानों में भी पाए जाते हैं। जितना अनुपात उनका धरती पर है, लगभग उतना ही अनुपात उनका चांद पर भी है। इस थ्योरी ने तो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। अगर हम जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को सही माने, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद को 60% धरती जैसा और 40% थिया ग्रह के जैसा होना चाहिए। यानी कि चांद के कुल रासायनिक मटेरियल का 60% धरती जैसा होना चाहिए।
तो वहीं 40% थिया जैसा। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीरें बयां करते हैं। सोलर सिस्टम के बनने के शुरुआती समय में काफी उथल पुथल मची हुई थी और इस कारण से बहुत सारी टक्करों ने अनेक प्रकार के मटेरियल को जन्म दिया। हर एक ग्रह को अपना खुद का एक अलग नया मटेरियल मिला जो कि उसकी रासायनिक पहचान बना। ये रासायनिक कंपोजिशन ही हमें ये बताते हैं कि कौन से ग्रह का निर्माण किससे और कहां पर हुआ था। जैसे मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन धरती से काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वहीं वीनस ग्रह पर ऑर्गन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। चांद पर इस तरह का कोई विशेष रासायनिक तत्व नहीं पाया जाता है जो धरती पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व से अलग हो। इस कारण से जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी गलत साबित होती है। जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए वैज्ञानिक एक सबूत और देते हैं कि जब धरती और थिया के बीच टक्कर हुई तो नुकसान दोनों को ही हुआ था और दोनों का ही मटेरियल अंतरिक्ष में फैल गया था। इस हिसाब से चांद में थिया नाम के ग्रह के अवशेष पाए जाने चाहिए, लेकिन चांद से लाई गई चट्टानों में थिया नाम के ग्रह का कोई भी अवशेष नहीं पाया गया है। हालांकि जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को बहुत से वैज्ञानिक अभी भी गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें चांद के रासायनिक कंपोजिशन के बारे में घोषणा करते हुए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरे चांद की सतह के नमूने नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 चट्टानों के अवशेष हैं। हो सकता है कि जहां तक हम पहुंचे नहीं है वहां पर थिया ग्रह के अवशेष मिल जाए और ये थ्योरी सही साबित हो जाए। इस थ्योरी की एक बात से सभी वैज्ञानिक सहमत दिखाई देते हैं कि अरबों साल पहले धरती से कोई न कोई बड़ी चीज जरूर से टकराई थी और इससे धरती को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचा था। इस बात को वैज्ञानिक इसलिए भी सही मानते हैं क्योंकि उन्हें धरती से किसी बड़े ग्रह के टकराने के सबूत पर्याप्त मात्रा में मिल चुके हैं। हालांकि इस थ्योरी को अभी वैज्ञानिक गलत नहीं मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको सही साबित करने के लिए कहते हैं कि जब थिया नाम का प्रोटो प्लैनेट धरती से टकराया तो उसने इसके टुकड़े नहीं किए, बल्कि ये पूरी तरह से धरती के अंदर मिल गया, या फिर दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से आज हमें धरती और चांद के केमिकल कंपोजिशन में समानताएं मिलती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब थिया धरती से टकराया तो दोनों की टक्कर से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई। इस ऊर्जा के कारण दोनों ही ऑब्जेक्ट की बॉडी और इसका मटेरियल पूरी तरह से पिघल गया और वेपराइज हो गया। दोनों प्लैनेट की टक्कर के कारण चारों ओर डस्ट और गैस की डाउनेट शेप की एक रिंग सिनेस्थेसिया का जन्म हुआ। दोनों ऑब्जेक्ट की टक्कर से इतनी ज्यादा ऊर्जा का जन्म हुआ कि सिनेस्थेसिया में सूरज से भी ज्यादा रोशनी निकलने लगी। जब धरती और थिया की टक्कर हुई तो दोनों की टक्कर के कारण लावा के बादलों का जन्म हुआ और लावा की ही बारिश होने लगी। इसी कारण से ये रेड ऑरेंज जैसा चमकदार दिखाई देने लगा। सिनेस्थेसिया के बादल कई 100 साल तक इसी तरह से बने रहे और धरती और थिया के मिलने से एक नया ऑब्जेक्ट बना, जिसे हम अंतरिक्ष में बना ग्रहों का कॉकटेल कह सकते हैं। इस कॉकटेल में धरती और शिया का अंश शामिल था। समय के साथ ग्रेविटी के बढ़ने और तापमान के गिरने से सिनेस्थेसिया ठंडा होने लगा। लावा के जमने से जमीन और चट्टानों का निर्माण होने लगा और एक बार फिर से धरती का निर्माण शुरू हो गया। लगातार ठंडे होते लावे के कारण सिनेस्थेसिया के बादल छटने लगे। तभी नजर आया हमें धरती का चक्कर लगाता हुआ चांद। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले सिनेस्थेसिया से 2 ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ था और दोनों का ही निर्माण सिनेस्थेसिया से हुआ था, तो दोनों में हर तरह की समानताएं तो मिलेगी ही। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि धरती और चांद का जन्म एक ही प्रोसेस से और एक ही समय में हुआ था, तो क्यों धरती पर पानी से भरे महासागरों का अस्तित्व है, जबकि चांद पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है? तो इसका जवाब है, जब धरती और थिया की टक्कर हुई थी उस समय टक्कर के कारण चारों ओर गैस, पिघली चट्टानों और पानी की वाष्प के सघन बादल बने, जो डाउनेट शेप में लगातार सघन होते रहे। कुछ 100 सालों के बाद सिनेस्थेसिया का तापमान कम होने लगा और पिघली चट्टानों और गैस ने मिलकर के 2 नए प्लैनेट को जन्म दिया। लेकिन दोनों में से एक का आकार काफी बड़ा है तो दूसरे का छोटा। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये मटेरियल ठंडा होने लगा तो धरती की शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण अधिकतर मटेरियल को धरती ने अपनी तरफ खींच लिया और चांद की ग्रेविटी धरती से कम होने के कारण इस युद्ध में चांद अपनी तरफ कम ही मटेरियल को मिला पाया। और यही कारण है कि अधिकतर गैस धरती के वातावरण में समा गई
तो वहीं अधिकतर चट्टानों का निर्माण भी धरती पर ही हो पाया। इस शक्तिशाली ग्रेविटी ने अंतरिक्ष में फैली पानी की बूंदों को भी अपनी ओर खींच लिया और धरती पर पानी से भरे लबालब समुद्रों का जन्म हुआ। इस खींचतान पर धरती की ग्रेविटी के हिस्से में अधिकतर पानी की गैस आई तो चांद भी इसका कुछ हिस्सा अपने अंदर समाने में कामयाब हो गया। भौतिक वैज्ञानिकों की खोज इशारा करती है कि सिनेस्थेसिया के गुजरने के बाद धरती और चांद दोनों पर ही लावा की नदियां बहती थी। दोनों ही ऑब्जेक्ट की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म और पिघली हुई थी। समय गुजरने के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स की पिघली चट्टानें ठंडी होने लगी और कठोर होने लगी, जिससे दोनों की जगह क्रस्ट का निर्माण हुआ। भौतिक विज्ञानियों की खोज इस बात पर भी मुहर लगाती है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ समान प्रक्रिया से गुजरे हैं। दोनों ही समान रूप से ठंडे हुए हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट पर क्रस्ट और ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट समान निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे हैं तो आज धरती पर तो जीवन है, तो क्या ये भी माना जाए कि कभी चांद पर भी जीवन था या कभी भी जीवन की संभावनाओं का जन्म हुआ था? तो चांद की सतह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद के साउथ पोल पर डार्क पेच है। इसे वैज्ञानिक चांद के सी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज काम करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारे सोलर सिस्टम में अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी थी तब चांद का निर्माण हुआ। उस समय चांद और धरती दोनों ही गर्म लावा के गोले थे और धीरे धीरे समय बीतने के साथ दोनों ठंडे होने लगे। लेकिन इसी दौरान चांद पर हर दिन मेट्रो एट्स की बारिश होने लगी। आज से 4.3 बिलियन साल पहले एक दिन चांद के साउथ पोल से एक बहुत बड़ा मेट्रो एट्स टकराया और चांद के साउथ पोल पर एटिकन बेसिन का निर्माण हुआ और इस वजह से निकली बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण यहाँ पर लावा बहने लगा। लेकिन इस थ्योरी के लिए वैज्ञानिकों को पर्याप्त सबूत नहीं मिले। साल 2018 में चांद का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की सतह पर दक्षिणी पोल पर कभी समुद्र हुआ करते थे। ये बिल्कुल आज की धरती के महासागरों जैसे ही थे। उस समय धरती और चांद दोनों की ही सतह बहुत ही उथल पुथल भरी थी। हर जगह ज्वालामुखी फटते थे और अगर आज की पृथ्वी को हम 3 बिलियन साल पहले देखें तो ये लावा का समुद्र नजर आती थी। उस समय चांद पर भी कुछ ऐसा ही था और हर तरफ हर जगह ज्वालामुखी फटते थे, जिसके कारण चांद की सतह पर ज्वालामुखी का लावा बहने लगा। लेकिन ऐसा ही धरती पर भी हुआ था। लेकिन यहाँ तो बहते ज्वालामुखी के समुद्र के कोई भी चिन्ह नहीं मिले, जबकि चांद पर ऐसे सबूत हैं। इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर फटने वाले ज्वालामुखी से लावा निकलता था, लेकिन चांद की सतह पर लावा के समुद्र के लिए ज्वालामुखी जिम्मेदार नहीं है। उनका मानना है कि चांद की सतह बहते लावा के लिए जिम्मेदार उसकी सतह से निकली गैस है। जब चांद ठंडा हो रहा था तब इसकी सतह से सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकली होंगी, जिससे इसकी सतह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया होगा और इस कारण ही यहाँ पर लावा के समुद्र का निर्माण हुआ होगा, जिसमें पानी की जगह लावा भरा होगा। ये लगातार 100 मिलियन सालों तक ऐसा ही रहा होगा। वैज्ञानिकों के आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से 3.5 बिलियन साल पहले यहाँ पर लगभग 2 लाख ट्रिलियन क्यूबिक फीट लावा बहता था। यहाँ वोल्केनो के कारण हर साल लगभग 300 मिलियन क्यूबिक फीट लावा निकलता होगा। इस इरेप्शन के कारण यहाँ पर 10 ट्रिलियन टन गैस, वाटर वेपर का जन्म हुआ होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ऐसा हुआ होगा तो चांद की सतह से गैस निकली होगी, तो इससे चांद के चारों ओर वायुमंडल बना होगा और इसके कारण वायुमंडल के दबाव से यहाँ पर भाप बना हुआ पानी लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा और इससे यहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में ही पानी बना होगा। हो सकता है कि यहाँ कभी धरती की तरह पानी का भंडार रहा हो और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कभी जीवन की संभावनाओं ने भी जन्म लिया होगा। तो वैज्ञानिक इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि चांद पर जीवन ने जन्म नहीं लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से धरती के शुरुआती दौर में यहाँ पर भी ज्वालामुखी फटते रहते थे और इन्हीं ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के